हेलो हेलो, आवाज फट रहा है सही में? हेलो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। लास्ट टाइम क्या बताया था लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया था, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल बताया था, और वही हुआ था। हाँ, चलो देखते हैं क्या क्या हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी ने बनाया घर पे इस बार दिवाली में? नहीं बनाया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इस बार तो अच्छा खासा तुम्हारे पास टाइम था, कर सकते थे। हैं? अच्छा, फिर भी टेस्ट तुम्हारा खराब गया है कि नहीं? बताओ। रिवीजन नहीं करते, खाली पढ़ाई करने से थोड़ी हो जाएगा, रिवीजन करोगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट बता दिया था। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट है या टेम्पररी मैग्नेट है? कोई बताना चाहोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्परा टेम्परा क्या? टेम्पररी है? पक्का? परमानेंट क्या है फिर? एक परमानेंट मैग्नेट का नाम बता दो मुझे। बार मैग्नेट? पक्का? और कोई? लोडस्टोन का नाम सुना किसी ने? लोडस्टोन? हाँ, नाम सुने हो? चलो, काश तुमने सुना तो सही। हाँ, नाम तो सुना है। हाँ, नेचुरल मैग्नेट है ना। ये परमानेंट है या टेम्पररी है? परमानेंट है। उसका शेप एंड साइज कैसा होता है? हमारे मुताबिक होता है या अपने मन से होता है? अपने मन से। नेचुरल है तो अपने मन से होता है। शेप एंड साइज अपने हिसाब से वो एडजस्ट नहीं करता, वो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, हमारे हिसाब से नहीं करता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, और अपने हिसाब से उसको शेप एंड साइज दे सकते हो। इसमें बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट भी बताया था। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बता दिया था लास्ट टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किधर की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए कौन सा हमने रूल देखा था? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये सही में है? राइट हैंड? राइट वाला कौन था, राइट वाला? तो ये क्या है भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था हमने। इसमें क्या देखा था, कैसे करते थे बताओ? कोई किसी को याद है कि हम अपने फिंगर्स को किस तरह से अरेंज करते थे? हाँ, इसका दक्ष का हुआ, दक्ष नाम है ना। अक्षत याम है। हाँ, ये अर्नब का भी, अर्नब नहीं नाम है इसका, युवराज नाम है। हाँ, तुमसे भी हुआ। हिमांशु? नहीं, तुम थे नहीं लास्ट में, तुम नहीं थे। हाँ, कैसे इन दोनों को क्या करते थे? इस तरह से बैंड कर लो और इस तरह से। इसमें क्या, कौन सा फिंगर किस चीज को शो कर रहा है? ये वाला जो फिंगर है किसको शो करता है? क्या बताया था वहां पे? तीन डायरेक्शंस होते थे। हाँ, तीनों डायरेक्शन में हमने क्या देखा था? इस तरह से अरेंज करने के बाद ये वाला जो है क्या दिखा रहा था? इसको याद कैसे किया था तुम लोगों ने? एफबीसी या एफबीआई? एफबीआई? हाँ, एफबीआई, एफ बी आई। एफ क्या था यहां पर? फोर्स था। बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। आई क्या था? करंट था। तो हमारा ये क्या होता था भाई? एफ होता था, ये बी और ये आई। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा था, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा था। और तीनों क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा लगता है।
ठीक है, अगर करंट इधर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में होगा और फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, ये बताया था। अब आगे आगे हमारा है कुछ टर्म्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देने होते हैं। ठीक है, तुमने सुना होगा एसी और डीसी, दो चीजें होता है, एसी और डीसी होता है। एसी ये वाला एसी नहीं, ये एयर कंडीशनर है। ठीक है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जो करंट होता है, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, दो टाइप का करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है भाई? एक बात बताओ, ये जो हमारे हमारे अभी स्टूडियो में लगा हुआ लाइट है, अब यहाँ जो करंट आ रही है कौन सी करंट है? एसी है या डीसी है? ये एसी है डीसी है? डायरेक्ट नहीं है, तार ऐसे ऐसे गया है ना, एसी हो गया है। क्या है? हमारे घरों में जो ये अभी चल रहा है ना, ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो बैटरी वगैरह होते हैं ना, बैटरी या सोलर सेल वगैरह होता है, वो डीसी देता है, डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, ये जो हमारी बैटरियां होती है, बैटरियां क्या, हेलो, हाँ। और ये बैटरी हो गई, सोलर सेल जो सौर प्लेट होता है वो क्या देता है? वो भी डीसी देता है, डायरेक्ट करंट देता है। और उसको हम डायरेक्ट करंट को एसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए लगाते हैं इन्वर्टर। तुमने देखा होगा जो सोलर सेल से आता, सोलर प्लेट से नीचे आता है हमारे बैटरी के पास, वहां पे एक इन्वर्टर लगाते हैं। और इन्वर्टर का काम क्या होता है? उस डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करके हमारे घरों में पहुंचाता है। क्योंकि ये जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं हमारे अभी स्टूडियो में, सबके सब क्या है? एसी करंट पर चलने वाला डिवाइस है। ठीक है, एसी करंट पर चलने वाला है। लेकिन ये माइक माइक किस पे चलता है? डीसी पे चलता है। ठीक है, जो हमारे बल्ब्स होते हैं छोटे छोटे, हमारे ये जो घड़ियां होती है, घड़ियों में जो बैटरी लगी होती है, कौन सा करंट देता है? डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये एसी और डीसी किस हिसाब से होता है? देखो, तुमने जनरेटर का लाइट कभी देखा है? कभी फील किया वो बुक 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 करता रहता है, ऐसे ऐसे फील किया कभी? कभी लो लाइट, कभी हाई लाइट, कभी लो, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी होता है। फील किया कभी? कभी कभी फील हुआ होगा, जो छोटा वाला जनरेटर होता है ना, जब उसको हम बहुत मशीन को ना मतलब कस के रखे रहते हैं, मतलब धीरे धीरे चल रहा होता है, तब वहां पे तुम देखोगे कभी लो कभी हाई होता रहता है। इसका मतलब समझ रहे हो? उसकी जो उसमें एक उसका जो एक फंक्शन होता है उस मोटर का, क्योंकि ये देखो मशीन सिर्फ क्या करता है ना, उसको घुमाता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है उस मोटर को। और मोटर क्या करता है, जब घूमता है ना, उसकी जो ब्लेड्स होती है वो अल्टरनेट क्या करता है, वो चिपकता है, और वहीं से करंट क्या होता है, हमारे घरों में आता है। तो अल्टरनेट जो चिपकता है ना, तो वो करंट क्या बन के आता है, वहां से अल्टरनेटिंग करंट बन के आ जाता है। इसीलिए कभी वो एक सेकेंड में लगभग 50 टाइम्स क्या होता है, वो इस तरह से वहां पे चिपकता है, छोड़ता है, चिपकता है, छोड़ता है, चिपकता है, छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। तुम किसी डिवाइस पे देखोगे, जो ये हमारी एसी वाली डिवाइसेस होती है, उस पर फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है। तुमने कहीं देखा होगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, देखा कभी ऐसा? वो क्या है? अभी अभी जो हमारी डोमेस्टिक लाइट होती है ना, जो ये जो करंट आ रही होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अमेरिका में अगर जाओगे तो वहां की जो लाइटें होती है उसकी होती है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, वहां की अलग है और हमारे यहाँ की अलग। हमारे यहाँ की बस वो सेटिंग ही इतनी है कि 50 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं रखना है, और वहां 60 हर्ट्ज रखता है। जितना कम फ्रीक्वेंसी इसका होगा, इस अल्टरनेटिंग करंट का, उतना ही तुम्हें अप एंड डाउन ज्यादा देखने को मिलेगा।
और जितना तेज, जैसे देखो ना फैन, फैन जब तक धीरे धीरे घूम रहा होता है तब तक तुम उसके ब्लेड्स को काउंट कर सकते हो, देख सकते हो कि अभी ऐसे घूम रहा है। और जैसे एकदम बहुत तेज होता है, क्या तुम उसको देख पाते हो कि कैसे घूम रहा है, अभी वो ब्लेड कौन सा कहां है, देख पाओगे नहीं। मतलब क्या एकदम से लगता है कि ये क्या है, ट्रांसलूसेंट पेज की तरह दिखेगा, तुम्हें लगेगा कि इसके आर पर हम देख पा रहे हैं, ऐसा होता है। वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट के साथ भी होता है, जब वो बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है ना हमारा मोटर, तो क्या होता है, वो हमें वो गैप नहीं दिखता है, हमें ज्यादा अप एंड डाउन नहीं दिखने को मिलता वोल्टेज में, एकदम लगता है जैसे स्मूथ अभी चल रहा है, लग रहा है कि अभी अप एंड डाउन हो रहा है, नहीं। वो अगर जनरेटर वाली लाइट होती है ना, तब वहां पे थोड़ा दुख 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 करता हुआ दिखता है हमें, ठीक। लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट करंट अगर तुमने एक बार दे दिया ना किसी डिवाइस को, वो चलता ही रहेगा, वो कभी दुख दुख नहीं करता, वो एकदम, जैसे मान लो कि 10 एम्पियर की करंट जा रही है ना, हमेशा 10 एम्पियर की ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कभी ऊपर नीचे होता नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी एकदम कांस्टेंट। लेकिन इसकी भी कांस्टेंट है, लेकिन वो सीधा चलता है और ये ऐसे ऐसे चलता है जैसे यहां पर दिखाया गया है। कभी ये क्या होता है, पॉजिटिव में जाता है और कभी ये नेगेटिव में जाता है, कभी ये पॉजिटिव में, कभी नेगेटिव में, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट मूव करता है। लेकिन डायरेक्ट करंट, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसकी क्या होती है, कभी नेगेटिव में जाती है, कभी पॉजिटिव में, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव होता रहता है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो उसी के बारे में इसका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्या कह रहा है, एसी करंट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये मूव करता है ना, जब ये चलना स्टार्ट होता है, ये हमेशा क्या कर रहा होता है ना, हमेशा कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है। जैसे देखो, अभी ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो अभी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ। अभी मैग्नीट्यूड मान लो यहां पे 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5, हाँ। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हाँ। एक टाइम पे गया, पीक पे गया 5 एम्पियर, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो रहा है, डाउन हुआ डाउन हुआ डाउन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, अगेन 0 हुआ, फिर उसके बाद क्या गया, ये निगेटिव में गया, हाँ, निगेटिव गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, निगेटिव में पीक पे गया -5 एम्पियर, उसके बाद फिर ये क्या हुआ, एकदम से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू किया, फिर हुआ 0, फिर यहां गया पॉजिटिव 5 एम्पियर, फिर 0, फिर निगेटिव, फिर 0। यहां पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी, यहां इधर की तरफ, 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 मतलब हर जगह इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। लेकिन डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर ये 5 एम्पियर यहां से हमने भेजा था, 5 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा था किसी कंडक्टर से, ये 5 एम्पियर ही जाता रहेगा, ये कभी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो वहीं पर इसका पहला लाइन था कि एसी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन डीसी डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कभी भी अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है इट हैज सम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ये क्या है, वेव है ना, तो वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 0, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है, वो 0 है, ये कभी चेंज होता ही नहीं है, ना ही डायरेक्शन चेंज होता है, ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एकदम कंटिन्यूअसली फ्लो करता ही रहता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका, 0। लेकिन इसका क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है, क्यों, क्योंकि एक वेव बनने में कितना टाइम लगा और उसमें ये कितनी बार ऑक्सीलेट किया ना, यही तो इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वेव फॉर्म हो रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक सेकेंड में, एक सेकेंड यहां तक है, यहां से लेके यहां तक टाइम क्या है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में इसने 1 वेव फॉर्म किया, तो इस
वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 हर्ट्ज। ठीक है, साउंड वेव भी पढ़ा होगा 1 हर्ट्ज, तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। लेकिन जब ये हमारे इंडिया की लाइट की बात करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50। मतलब 1 सेकेंड के अंदर इसने इतनी कितनी ऐसी कितनी वेव बना ली? 50 वेव बना ली। 1 सेकेंड में इसने इस तरह से जो है ना 50 वेव बनागी, इस तरह से 50 वेव। हमें पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए गैप जो है ना हमें पता नहीं चलता है। ऊपर नीचे जो अप एंड डाउन होता रहता है ना वोल्टेज का, वो हमें नहीं पता चलता है। वही अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए ना, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दे, मान लो 50 से हमने कर दिया 20 फ्रीक्वेंसी, तब पता ये लाइट कैसे करेगा? कभी ऐसे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे, इसी तरह से होता रहेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर तुमको देखने को मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन डायरेक्ट करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी का लोचा नहीं रहता है। उसके बाद है इट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, जब यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था? करंट के स्क्वायर के और डिस्टेंस के, लेकिन हमें अभी मतलब इससे है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट करंट में क्या होता है? क्या डायरेक्ट करंट में करंट हमेशा चेंज होता रहता है? हाँ, मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड चेंज होता है करंट का? नहीं होता है। क्या अल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है? होता है, हमेशा होता है। डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होता है। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होता है? जब चार्ज मूव करता है, करंट मूव करता है, जब करंट फ्लो होता है तब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होता है। और हमें यह भी पता है जितना ज्यादा हम मात्रा में क्या करेंगे? करंट फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर से, उतना ही ज्यादा क्या होता है? उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। यही होता है ना। तो यहां पे बताओ, यहां पर अभी जीरो करंट है, ऊपर बढ़ेगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा तो डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद डायरेक्शन भी क्या हुआ? डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा था, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। फिर जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और करंट भी क्या हो रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो वो भी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये भी चेंज होता रहेगा। तो इट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होगा? फिक्स मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर 5 एम्पियर की करंट दौड़ रही है तो क्या होगा? 5 एम्पियर ही है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसके बाद ट्रांसमिशन इसका इजी होता है। अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन इजी होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन इजी नहीं होता है। पता है, जितना ज्यादा झटका तुमको डायरेक्ट करंट से लगेगा ना, उससे कम झटका तुमको एसी से लगता है। ये जो बिजली है ना, इससे कम झटका लगता है। वही अगर सोलर पैनल का झटका तुम खा लोगे ना, बेहोश हो जाओगे, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। तुमने सुना होगा कभी कभी जब इस करंट से, इस वाले बिजली से कभी तो झटका लगता है किसी को, वो एक बार झटका देता है, छोड़ देता है। सुना है ऐसा? झटका लगा, हाथ छूट गया, झटका लगा, बॉडी उसे डिटैच हो गया, अलग हो गया। लेकिन अगर डीसी ने तुमको पकड़ा ना, वो छोड़ेगा ही नहीं, स्वाहा। लेकिन एसी अगर पकड़ लिया तो क्या करता है? वो छोड़ देता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो छोड़ देता है। एक टाइम के लिए छोड़ेगा, फिर अगर तुम दोबारा गए तो फिर झटका मारेगा, फिर तुमको दूर भगाएगा, तुम अपने हाथ इधर खींच लोगे। लेकिन अगर डीसी पकड़ा गया, छोड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो डीसी ज्यादा खतरनाक होता है विद कंपेयर टू एज कंपेयर टू एसी। एसी तुमको मौका भी देता है, डीसी मौका नहीं देता है। जो सोलर प्लेट होती है वहां से जो करंट आती है डीसी ही आती है। अगर ज्यादा करंट आ रही है, अगर तुमने उसका झटका खाया तो समझ लो हालत खराब कर देगा। मैंने खाया इसका झटका, इससे पहले मैं सोलर पैनल लगवाता था, ठीक है,
तो कनेक्शन वनेक्शन करने के लिए मैं बताता रहता था जो होता था लेबर उसको। तो एक टाइम पे उससे कनेक्शन नहीं हो रहा था, तो सोचा मैं बता दूं। मैं गया बताने के लिए, गलती से मुझे भी वो टच हो गया। टच हो तो ऐसा झटका लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन उस प्लेट में उससे जो सीरीज किया हुआ था प्लेट था बहुत कम ही था, तो करंट कम ही फ्लो हो रहा था। अगर ये पूरा का पूरा प्लांट अगर मैं कनेक्ट करा होता उस दिन, लगभग 100 किलोवाट का प्लांट था, ठीक है, 100 किलोवाट का प्लांट था। अगर पूरा अपना प्लांट कनेक्ट होके तब जाके वहां से अगर जहां पे इन्वर्टर लगता है वहां छुआ होता ना, उस दिन गया था मैं। बस एक छत पे लगभग 5-6 किलोवाट का ही लगा हुआ था, तो उसे बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था। तो मेरे हाथ में बस इतना जोर का लगा कि लगभग महीने 2 महीने तक ना वहां पे लग रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा हालत कर दिया था। हाँ लगभग। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह करते करते ना वो ठीक हुआ। ठीक है। और वही अगर एसी भी है, एसी अगर मान लो कि ज्यादा वोल्टेज है, जैसे तुमने सुना होगा 11,000 होता है, 11,000 होता है ना वोल्ट, 33,000 होता है, इस सबसे अगर लगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, ये तुमको फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हमारे ये घर वाला जो है जो 230 वोल्ट होता है, ये 220 वोल्ट होता है, इससे अगर झटका लग भी जाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तुरंत छोड़ देता है। इसीलिए तो घर में काम करने वाले, कभी बच्चे का गलती से उंगली चला जाता है, कहीं छू जाता है गलती से, तो कभी कुछ होता है नहीं होता है, सिर्फ झटका लगता है ना भाई, झटका लगता है, किसी का डेथ नहीं होता है ना ऐसे में। वही अगर 11,000 हो, 11,000 वोल्ट वाला वोल्टेज वाला अगर तार को तुम छू लेते हो तो एक ही बार में राम नाम सत्य हो जाएगा। उसके बाद अगर 33,000 पे जाते हो तो वहां तुम जाने से पहले तुमको खींच लेगा, वो इतना ताकतवर होता है, इतना पावर होता है उसके पास कि तुमको पहले ही झटका से मार देगा, वो इतना ज्यादा करंट उसे फ्लो हो रहा होता। ठीक है। तो पावर आउटलेट इज द सोर्स, यहां पर सेल या बैटरी इज द सोर्स। सेल या तो सोलर सेल होता है या फिर बैटरियां होती है जो इसका सोर्स होता है। ठीक है। और लेकिन इसका क्या होता है, पावर आउटलेट सोर्स होता है, जैसे डायनेमो हो गया। हाँ, और जो तुम्हारा ये पनबिजली बनाने वाला होता है, एनटीपीसी में जो थर्मल पावर प्लांट होता है, यहां से क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, फिर वो हमारे घरों में आता है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया करंट कौन सा है, एसी ही है। इसका ट्रांसमिशन भी इजी होता है, इसका ट्रांसमिशन इजी होता है, तभी तो हम अपने पोल पे क्या करते हैं, नंगा तारी दौड़ा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अगर डीसी दौड़ा दो तो डीसी में बहुत खतरा हो जाता है। गलती से मान लो वहां पर कोई कौवा उवा भी आ जाता तो उसका तो तुरंत नामो निशान मिट जाएगा, अगर उतना ही वोल्टेज का डीसी करंट हमने दौड़ाया होता तो। ठीक है। तो ये इसका क्या है, डिफरेंस है, इसको नोट कर लेना। हाँ नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। अब है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है सर्किट, उसमें तुमने भी गौर किया होगा कि इस तरह का कुछ हमारे पास एक, मैं दिखाऊं अगर यहां पे कोई खुल जाए तो, नहीं कोई भी खोलूंगा तो पूरा सिस्टम ही चला जाएगा, नहीं है। प्लग होता है, प्लग देखा है तुमने, प्लग देखा है ना, जैसे एसी वाला ये प्लग है ना, इसमें कितना केबल निकला हुआ है, तीन केबल जाता है। एक तुम्हारा मेंस होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल वाला होता है, और एक तुम्हारा अर्थिंग का भी होता है। ठीक है। तो अर्थिंग भी बहुत जरूरी रहता है जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है। तो वही चीज यहां पर दिखा रहा है, 3 केबल गया हुआ है। एक अर्थ वायर है, जो ये वाला अर्थ वायर होता है जो बीच में सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद 2 केबल लगा रहता है हमारे प्लग में, और ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है। और ये होता है हमारा लाइव वायर, जिसको मेंस कहते हैं, मेन वाला। मेन वायर ये होता है, फ्यूज कहीं कहीं पे लगाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक केबल ग्रिप होता है, और ये आउटर इंस्टॉलेशन के लिए हम कुछ कवर लगाते हैं, वो अलग चीज है, तुमने वो देखा हुआ है। ठीक है। उसी के बारे में है ये। ये जानना भी जरूरी है कि इसमें कौन सा केबल कहां लगाना है। मान लो अगर तुमने अर्थ वाले में न्यूट्रल वाले को डाल दिया, या फिर न्यूट्रल वाले में तुमने न्यूट्रल और लाइव को अगर इंटरचेंज भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ वाले में न्यूट्रल और या फिर अर्थ वाले में लाइव वायर को नहीं जोड़ना होता है। जोड़ोगे तो तुम्हारा पहली बात की कनेक्शन
काम नहीं करेगा, तुम्हारा डिवाइस चलेगा ही नहीं। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पे है, क्या कह रहा है we receive power in our house through a main supply commonly called mains। ठीक है, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होता है वो क्या होता है भाई, मेन सप्लाई से आता है। ठीक है, जिसको हम मेंस कहते हैं। ठीक है, दो टाइप का होता है, दो वायर होता है, एक मेंस होता है, एक न्यूट्रल होता है, जिसको मेंस को हम लाइव वायर भी कहते हैं। सिर्फ उसी से करंट दौड़ रहा होता है, एक ही तार से करंट दौड़ता है। दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रल वाला होता है या अर्थ वायर होता है। अगर हमने एक सिंपल सा मेंस वायर ले गया, हम दोनों तार नहीं ले जा रहे एक साथ, सिर्फ एक ले जाओ, लाइव वाला ले जाओ, मेंस वाला ले जाओ, और एक क्या करो, अर्थ में कुछ लोहे डाल लो और वहां से तार खींच के बल्ब में लगा दो, जल जाएगा। ठीक है, तो एक ही तुम्हारा क्या होता है वहां पर मेंस होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है या फिर अर्थिंग वाला होता है, जो तुम कहीं से भी लगा के जोड़ के चला सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे घरों में ये सारे के सारे एक साथ दौड़ता है। हम हर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग अर्थिंग तो नहीं डाल सकते, इसीलिए वो पोल से ही खींच के ले आते अपने घरों में। इट इज सप्लाइड थ्रू ओवरहेड केबल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। और ये क्या कहां से हमारे घरों में आता है, या तो ओवरहेड केबल से आता है या फिर अंडरग्राउंड केबल से आता है, जो हमारे इंडिया में अभी तक बहुत ही कम जगहों पे अंडरग्राउंड केबल बिछा हुआ है। अधिकतर क्या होता है, हमारे ओवरहेड केबल से ही हमारे घरों में बिजलियां आया करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किट। अर्थ वायर होता है, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है। अर्थ वायर क्या होता है तुम्हारा, वही वाला जो अर्थिंग से आता है। न्यूट्रल तुम्हारा न्यूट्रल होता है, इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रहा होता है। और एक लाइव वायर होता है या मेंस होता है, जिससे करंट फ्लो हो रहा होता है एक्चुअल में। उसके बाद सबसे पहला है कि अर्थ वायर होता क्या है और इसका काम क्या है। इट इज जनरली ग्रीन इन कलर। सबसे इंपॉर्टेंट कि अर्थ वायर को कैसे पहचाने। अर्थ वायर को पहचानने का क्या है कि इसका कलर कैसा रहने वाला है, ग्रीन। जो ISI मार्का वाला इक्विपमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, उसमें ग्रीन वायर का मतलब क्या होगा, अर्थ वायर। लेकिन वहीं अगर लोकल कंपनियां कुछ बनाती है जो बस पैसे कमाना जानती है और उसको कोई मतलब नहीं है किसी के सेफ्टी से, ठीक है, वो क्या करता है, लाइव वायर हो या न्यूट्रल हो या अर्थिंग वायर हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो क्या करता है, कोई से भी कोई तार जोड़ के हमारे घरों में बेच देता है। और उसी से कभी कभी क्या होता है, हम जाते ठीक करने, हम तो पढ़े लिखे ठहरे, हम जाएंगे ग्रीन वायर को छूने के लिए, ये तो अर्थिंग वाला वायर है, इसलिए हमें थोड़ी झटका लगेगा, और उसमें उसने डाल रखा है मेंस वाले को गए काम से। ठीक है, तो लेकिन इसीलिए खास करके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, हम ISI मार्का वाली चीजें ही खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है, वो एश्योर करता है कि भाई ये 100% सही है, ये ओके है, चेक्ड है, इससे कोई हानि नहीं पहुंचने वाला, जल्दी ये जल्दी खराब भी नहीं होने वाला है। कभी दुकान में गए हो इलेक्ट्रिकल चीजें लेने के लिए, क्या तुम्हारे पापा या भैया लोग देखते हैं ISI मार्का का है कि नहीं है? नहीं देखते हैं, ऐसे उठा लाते हो। ऐसा नहीं है, आजकल मैक्सिमम चीजें ISI मार्का की चीजें ही आ रही है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा है जो लोकल मार्केट में तुमको दिख जाएगा, जैसे ये झालर वालर होता है ना, ये लोकल मार्केट से आता है, इसमें ISI कोई देखता भी नहीं जनरली, क्योंकि ना ही तो ज्यादा महंगा होता है, ना इससे ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोई देखता नहीं है। लेकिन जैसे ये फैन है, AC है, हमारा कंप्यूटर है, ये सारी चीजें ISI मार्का ही लोग लेना चाहता है, क्योंकि इसमें हमें 100% गारंटी रहता है ना कि भाई ये जल्दी खराब नहीं होगा, ये जल्दी ये फ्यूज नहीं करेगा, जल्दी ये फूकेगा नहीं, ये जल्दी क्या कहते हैं ना, शॉर्ट सर्किट इसके अंदर नहीं होगा, ना ही इसका तार एकदम लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। सारी चीजों का गारंटी रहता है, सरकार ऐसी इसको ISI मार्का नहीं दे देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ग्रीन क्या होगा, अर्थ का कलर होता है, अर्थिंग वायर का कलर होता है। इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट placed in the earth near the house as a safety measure to ground gadgets that have a metallic body. Refrigerator, toaster. In case of charges leaking on the metallic body, the charges gets grounded and thus prevent shocks. अब देखो अर्थिंग का काम क्या होता है, जो अर्थ वायर होता है ना, एक्चुअली में करता क्या है कि जो एक्सेसिव चार्ज होता है ना, कभी कभी तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो लूज शंट होता है, लूज शंट का मतलब है कि कहीं कहीं पर जो तार जुड़ा रहता है ना, वहां पर सही से गांठ नहीं दिया रहता है,
वहां पर क्या होता है, शॉक पैदा होता रहता है, शॉर्ट सर्किट का चांस रहता है, जहां से चार्ज का लीकिंग होता रहता है। जैसे मान लो यही बोर्ड है, अगर ये मेटेलिक बॉडी होता, ये वाला जो है मेटेलिक बॉडी होता, ठीक है, और इसके अंदर कहीं पे भी चार्ज लीक हो रहा होता, या मतलब कि लूज कनेक्शन होता, लूज कनेक्शन से क्या होगा, चार्ज लीक होगा, और मैं इसको छूता तो सीधा झटका लग जाता, ठीक है, झटका लगता। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, अगर ये मेटेलिक, अभी तो वैसे मेटेलिक बॉडी नहीं है, अगर मेटेलिक बॉडी होता ना तो ये क्या करता है, इस मेटेलिक बॉडी से एक तार दौड़ाता, कहां पे, इसका जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, जहां पर 3 तुमको ग्रीन वाला दिखा था, ये वाला, इससे इसको जोड़ देता, इससे इसको जोड़ देता। जोड़ने के बाद क्या होता, अगर यहां पर कहीं चार्ज लीक हो रहा होता, ये सारे चार्ज को क्या करता, हम ये बिल्डिंग के बाहर जो अर्थिंग गारा हुआ है, देखा है कभी बिल्डिंग के बाहर अर्थिंग गार के रखते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसके आसपास हम क्या करते हैं, अर्थिंग एक्स्ट्रा गार के रखते हैं, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत हैवी होता है, और यहाँ पर चार्ज लीकिंग की समस्याएं बहुत आती रहती है, इलेक्ट्रिकल शॉक की समस्याएं आती रहती है, शॉर्ट सर्किट होता ही रहता है, जिससे एक्सेसिव चार्ज को ग्राउंडिंग करने के लिए अर्थिंग का काम, अर्थिंग गला के रखते हैं हम लगभग बिल्डिंग के आसपास, एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर करके हर जगह लगभग गला देते हैं, जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, चार्ज एक्सेसिव आता है, क्रिएट होता है, और उसको हम ग्राउंड में डाल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो अगर ये मेटेलिक बॉडी में करंट आ रहा होता, तो ये अगर अर्थिंग से जुड़ा हुआ है मेटेलिक बॉडी, तो इस करंट को क्या करेगा, एक्सेसिव चार्ज को क्या करेगा, वो ग्राउंडेड कर देगा। ग्राउंड करने के बाद क्या होगा, हमें झटका नहीं लगेगा, ठीक है। वही अगर नहीं होगा तो हमें झटका मारेगा यहीं पे। इसको, ये इस समस्या को खत्म करने का काम कौन करता है, अर्थ वायर, ठीक है। इतना बड़ा इक्विपमेंट है, इसीलिए इसमें अर्थ वायर के लिए भी एक कनेक्शन दिया हुआ है। अगर नहीं होता तो अगर जरा सा भी यहां पर चार्ज लीक होता है, हम इसको छूते, हमें झटका लगता, ठीक है। या फिर अगर एक टेम्पररी सॉल्यूशन चाहते तो क्या कर सकते थे तुम, इस मेटेलिक वायर में कहीं भी तार जोड़ लो और यहां अर्थिंग यहीं पे गाड़ दो, उससे भी क्या होगा, इसकी समस्या खत्म हो जाएगी, टेम्पररी समस्या खत्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये समझ में आया। It is usually connected to a metal plate placed in the earth near the house as safety measure to ground gauges that the metallic body, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं सब में क्या होता है, एक अर्थिंग वाला वायर होता है, या फिर हम क्या करते हैं, उस अर्थिंग वायर को हम अपने घर के आसपास अर्थिंग करा के उससे कनेक्ट कर देते हैं, ताकि एक्सेसिव चार्ज जो हो सारा का सारा कभी शॉर्ट सर्किट के कारण से जो हो पैदा होता है वो ग्राउंड में चला जाए। अब होता है लाइव वायर। लाइव वायर को हम पॉजिटिव वायर भी कहते हैं, और जनरली कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर का होता है। तुमने देखा होगा तार रेड होता है और येलो होता है ना, रेड येलो, या फिर रेड ब्लू भी होता है, ठीक है, ब्लू भी होता है, रेड येलो का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन जो रेड होगा, रेड हमेशा कौन सा वायर होगा, लाइव वायर होगा। रेड हमेशा क्या होगा, लाइव वायर होगा। उसके बाद न्यूट्रल वायर क्या होता है, निगेटिव वायर भी कहलाता है ये जनरली, और ये हमेशा ब्लैक इन कलर होता है। ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन किसके लिए है, अर्थ वायर के लिए। रेड किसके लिए है, लाइव वायर के लिए। लेकिन अब इसकी जगह पे, इस ब्लैक की जगह पे कोई येलो इस्तेमाल करता है, कोई ब्लू इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें दो याद रखने हैं कि दोनों का कलर कैसा है। एक लाइव वाले का क्या होगा, तुम्हारा रेड होगा, अर्थ वाले का ब्लू होगा, सॉरी ग्रीन होगा, और ये न्यूट्रल के लिए ब्लैक या तो या ग्रीन या येलो, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सप्लाइड इन कंट्री इज 220 वोल्ट, ठीक है, एसी। जो हमारे घरों में इक्विपमेंट चलते हैं ना, इसके लिए जो पोटेंशियल का मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है भाई, 220 वोल्ट है। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज आएगा ना, इससे अगर ज्यादा वोल्टेज तुमने दिया अपने इक्विपमेंट को, तो वो गया, उड़ गया, कहते हैं ना उड़ गया, वो उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो हमारे लिए ये भी लिमिट है कि 220 वोल्ट की ही
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। अगर इससे ज्यादा दिया तुमने तो ये इक्विपमेंट फूक जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज की, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहता। अब है देन थ्रू द मीटर बोर्ड इन द हाउस दिस वायर्स पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स। उसके बाद क्या होता है, ये हमारी मीटर बोर्ड में आता है। पोल से कहां लाया हमने, पोल से लाया अपने घर के पास, ठीक है। कौन कौन सा वायर लाया, अर्थिंग लाया, न्यूट्रल लाया और लाइव वायर लाया। सबको हमने कहां डाला, मीटर में लगा दिया। मीटर से हमने क्या किया, फिर वहां से निकाला तीनों, पॉजिटिव वायर भी निकाला, निगेटिव वायर भी निकाला और अर्थ वायर भी निकाला, और अपने घर में जो लगे हुए इक्विपमेंट्स हैं उसमें जाके सबको जोड़ डाला, ठीक है। जैसे देखो यहां पर दिखा रहा है, ये अर्थ वायर गया, सारे इक्विपमेंट में लगा हुआ है, इस वाले प्लग में भी लगा हुआ, उस वाले प्लग में भी, और सारे प्लग में ऐसे अर्थ वायर घूमता है, ठीक। उसके बाद ये लाइव वायर है, लाइव वायर कहां गया, पहले यहां पर फ्यूज बॉक्स में जाता है, फिर मीटर में गया, फिर यहां से हमारे मेन स्विच बोर्ड में गया, फिर यहां से अलग अलग इक्विपमेंट्स जो तुमने लगाए हैं वहां ये जाता है। फिर न्यूट्रल वायर भी इसी तरह से ब्लैक वाला ये घूम के सब जगह चला जाता है, ठीक। तो इसी तरह से हमारे घरों में क्या होता है, वायरिंग की जाती है। जनरली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज एट होम्स। तुमने सुना होगा कि हमें चाहिए भैया 50 एम्पियर का बोर्ड चाहिए। कभी गए हो इलेक्ट्रिकल दुकान पे, तुमने कभी बोर्ड वगैरह मांगा है या एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह मांगने गए हो, मिला क्या? कभी उसने तुमसे पूछा कितना कितना एम्पियर का चाहिए? झूठे हैं, यस सर। ठीक है, वहां जब जाओगे ना तो वो अगर अच्छा दुकानदार होगा तो तुमसे पूछेगा कि भैया कितने एम्पियर का चाहिए, 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर होता है जनरल यूज के लिए, जैसे छोटे छोटे मोबाइल चार्जर है, 1-2 बल्ब चलाने हैं, इसके लिए होता है। अगर वही तुम्हें चाहिए होगा हैवी यूज के लिए, जैसे एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, मोटर चलाना है बड़ा वाला, उसके लिए क्या चाहिए, 15 एम्पियर का बोर्ड चाहिए होगा। है? अब नहीं पता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। अगर दुकानदार को पता है तो दुकानदार अपने हिसाब से देगा। लोग पढ़ते क्यों है? पता लगाने के लिए ना। पता लग गया। हैवी यूज के लिए अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है, कोई भी बोर्ड यूज करना है या फिर तुम्हें ये प्लग भी यूज करना होता है ना, वो पूछता है भैया कितना एम्पियर का प्लग चाहिए, 15 एम्पियर या 5 एम्पियर। अगर तुम्हें नॉर्मल यूज करना है, जैसे मान लो फोन चार्ज में लगाना है या फिर ये एक सिंगल पंखा चलाना है, ये पंखा चलाना है, बल्ब जलाने हैं, उसके लिए 5 एम्पियर काफी है। क्योंकि 5 एम्पियर का मतलब हुआ ना कि इससे ज्यादा करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, करंट का फ्लो कम ही होगा तो पावर जनरेशन भी क्या होगा, कम होगा, तो हीटिंग भी क्या होगा, कम ही होगा ना। कभी तुम जो तुम्हारे घर में मोटर लगे हैं ना, उसमें उसका तार खोलना और उसको क्या करना, 5 एम्पियर का एक प्लग लाना, उसको जोड़ के चलाना, देखना आधा घंटा चलेगा तुम्हारा वो प्लग क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, वही अगर 15 एम्पियर का प्लग होगा तो वो कभी जलेगा नहीं, क्योंकि वो उसी के लिए है, ये उसी के लिए बना है, 15 एम्पियर वाले के लिए। 15 एम्पियर का मतलब हुआ कि करंट उसमें ज्यादा फ्लो कर भी जाए ना तो वो जलेगा नहीं, उसकी स्ट्रेंथ उतनी होती है। आगे बात समझ में? तो 2 टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, ये क्या होता है, जनरली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज्ड एट होम्स। कौन सा? 15 एम्पियर एप्लायंसेस व्हिच हैव हायर पावर रेटिंग्स, जैसे गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सबको ये जो प्लग देख रहे हो लगा हुआ व्हाइट वाला, इधर बड़ा वाला ये प्लग जो है ये 15 एम्पियर का है। वही अगर छोटा वाला देखोगे ये कितना का है, 5 एम्पियर का है। तो ये बड़ा वाला क्या है, 15 एम्पियर का है। ये इसको कितना देर भी चला लो ये जलेगा नहीं, क्योंकि ये उसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसको ज्यादा पावर चाहिए और उस हिसाब से उसको बनाया गया है, स्ट्रेंथ उसको इतना दिया गया है। आगे बात समझ में? 5 एम्पियर एप्लायंसेस विच हैव लोअर पावर रेटिंग, जैसे टीवी हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, इसलिए तुम 5 एम्पियर का ये प्लग इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आगे बात समझ में? अब है फ्यूज क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है।
फ्यूज का नाम सुने हो? तुमने सुना होगा, अरे तुम्हारा फ्यूज उड़ गया क्या? सुना है? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सर्किट का फ्यूज उड़ा है क्या? कभी इंसानों का फ्यूज उड़ता है? हैं? हमारे सर्किट में फ्यूज बहुत ही अहम रोल अदा करता है। कहोगे सर कैसे? ओवरलोडिंग जब होता है, ओवरलोडिंग के कारण से क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या होता है, ये फ्यूज लगाया जाता है। ठीक, तुमने देखा होगा यहां पानी पीने जहां जाते हो वहां पर ऊपर में, सबसे ऊपर में चार इस फ्यूज लगे हैं बड़े बड़े से, उसको खींच के निकाला जाता है, उसमें मोटे मोटे तार जोड़ा जाता है। पता है इतना मोटा तार जोड़ने के बावजूद भी कभी कभी वो जल जाता है। पता है कब जलता है? गर्मियों में जब सारा का सारा एसी चल रहा था ना, जब पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तब वो फ्यूज बार बार उड़ जा रहा था, जल जा रहा था। जबकि इतना मोटा, लगभग इतना मोटा, इससे भी ज्यादा मोटा तार उसमें डालते थे, फिर भी जल जाता था। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, ढेर सारी एसियां चलती हैं, बोर्ड ऑन रहता है, फैन चलता है, कैमरा चल रहा होता है, और बल्ब जल रहे होते हैं, कंप्यूटर चल रहा होता है, पावर कंजम्पशन ज्यादा है। तो उसके लिए क्या होता है, वो फ्यूज वहां उड़ जाएगा। अगर मान लो फ्यूज नहीं उड़े तो क्या होगा? फ्यूज ना उड़े तो क्या होगा? सामान खराब हो जाएगा। एक चीज देखो, यहां अगर, यहां देखो फ्यूज नहीं लगा हुआ है, यहां हमारे कहीं भी किसी भी रूम में जो बोर्ड लगा है यहां पर फ्यूज नहीं है, यहां पर स्पेशल क्या है, वहां पर एमसीबी लगा हुआ है, मास्टर फ्यूज वही होता है। अगर कहीं भी कोई खराबी आएगी ना, कहीं भी शॉर्ट सर्किट की छोटी सी भी भनक लगेगी इसको, एमसीबी वहीं से डाउन हो जाएगी, और एमसीबी क्या करेगा, कनेक्शन ही कट कर देगा। कनेक्शन कट कर दिया, अब ना ही कोई करंट फ्लो होगा, ना ही यहां पर आग लगने की कोई घटना होगी। अगर हमारे घर में पहले क्या होता था, इस तरीके का बोर्ड होता था, वहां पे एक फ्यूज लगता था। ठीक है, फ्यूज में अगर तुमने मोटा तार दे दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। कभी कभी क्या होता है ना कि करंट जरूरत से ज्यादा फ्लो हो जाता है, जरूरत से ज्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, हमारे इक्विपमेंट उतने करंट हैंडल करने वाला नहीं है, उतना पावर को झेलने वाला नहीं है, तो वो क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन तुम्हारा फ्यूज मोटा सा तुमने दे रखा, वो नहीं जला, लेकिन तुम्हारा इक्विपमेंट क्या होगा, उस टाइम पे जल जाएगा। इसीलिए फ्यूज हमेशा पतला वायर का बनाया जाता है। ठीक है, ताकि अगर जरूरत से ज्यादा करंट उससे फ्लो होगा ना तो क्या होगा, वो फ्यूज ही जल जाएगा, तो करंट यहाँ का फ्लो होना बंद हो जाता है। इधर का करंट ही फ्लो नहीं होगा तो क्या कुछ चलेगा, कुछ खराब होगा हमारा अप्लायंसेस? कुछ नहीं खराब होता है। तो फ्यूज बहुत अहम रोल अदा करता है। तो सबसे पहला है ओवरलोडिंग। क्या होता है, किस किस के घर में इन्वर्टर है? सबके घर में होगा। तो इन्वर्टर में तुमने कभी ओवरलोडिंग का केस देखा है? ओवरलोडिंग वहां पर क्या क्या करता है, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग, देखा है? आवाज करता है, ग्रीन ग्रीन बत्ती दिखता रहता है, ओवरलोडिंग सा, देखा है? ओवरलोडिंग कब होता है, जब जरूरत से ज्यादा चीजें हम चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारी कैपेसिटी है मान लो 10 मिनट खड़े रहने की, अगर मैं तुमको 15 मिनट तक खड़े कर दूं तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। तुम्हारे सर पे 10 किलो से ज्यादा नहीं रख सकते, तुम्हारा स्ट्रेंथ है 10 किलो से ज्यादा, तुम अपने सर पे नहीं रख सकते हो। अगर मैंने तुमको 12 केजी दे दिया तो ओवरलोडिंग, चलो 11 किया तो तुम थोड़ा झेल लोगे, 12 किया फिर भी तुम बड़े मुश्किल से झेल पाओगे। उसके बाद अगर और मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम गिर जाओगे या फेंक दोगे, ऐसा ही होगा ना। वैसे ही होता है ओवरलोडिंग में, ऐसे ही होता है। हम उसकी कैपेसिटी कि भैया हम इतने ही इक्विपमेंट चला सकते हैं, इतने ही वाट पावर जनरेट कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा हमसे कहोगे ना तो भैया हमसे ना होगा, तुम अपना देख लो, मैं नहीं करने वाला तुम्हारा काम। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए वो ओवरलोडिंग का क्या 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 बोलना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, ओवरलोडिंग इज काउज्ड व्हेन द न्यूट्रल एंड लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट ड्यू टू डैमेज टू द इंसुलेशन और फॉल्ट इन द लाइन। और एक वजह से ओवरलोडिंग होता है, ये तो हो गया जनरल भाषा में ओवरलोडिंग में समझाने का। एक और होता है, जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों आपस में चिपक जाता है, तब भी क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। वहां पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर जनरेट हो जाता है। ठीक है,
बहुत ज्यादा वहां पर क्या होता है, पावर जनरेशन हो जाता है जब वो दोनों अचानक से चिपकता है ना। जैसे तुमने कभी देखा होगा ये लाइटिंग होती है, लाइटिंग होती है, देखा है लाइटिंग होते हुए, देखा ही होगा सबने, बारिश तो सबने देखा है ना। तो उस टाइम पे तुमने देखा होगा कि जब दो बादल आपस में कांटेक्ट में आता है ना, तब चार्जर का क्या होता है, वहां पर टकराव होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एक इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है ना। ऐसे ही अभी अगर यहां भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को आपस में टच कराया जाए तो क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है, तब जाके क्या होता है, तुम्हारे इन्वर्टर में दिखाएगा ओवरलोडिंग। ये भी एक ओवरलोडिंग का केस होता है। ठीक है, उस टाइम पे अचानक से बहुत ज्यादा क्या होता है, पावर जनरेट हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, तुम्हारे तार जल सकते हैं, जलता भी है। ठीक है, तुम्हारे जो हाउस होल्ड में लगे हुए ये केबल्स होता है सारे के सारे जलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज। अचानक से क्या होता है, करंट इंक्रीज हो जाता है सर्किट में। और उसके बाद एज रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली दस बिकम्स हजार्डस। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है, जब ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव तार आपस में टकराता है तो करंट जो फ्लो हो रहा होता है उस सर्किट में अचानक से इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से पावर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हीटिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हीटिंग ज्यादा होगा तो वो तार गल जाएगा, यानी तो जो इक्विपमेंट लगे हैं उससे जो जुड़ा हुआ इक्विपमेंट है वो भी क्या होगा, जल जाएगा या खराब हो जाएगा। जूल्स हीटिंग क्या कहता है, रेसिस्टिव और ओमिक हीटिंग ऑन द पासेज ऑफ करंट इन द फ्यूज डिवाइस मेल्ट द सर्किट एंड ब्रेक्स द फ्लो ऑफ सर्किट। ये जो है फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस पे है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अगर हमने किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराया वो क्या करेगा, हीट करेगा। ठीक है, और वही उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से निकल रहा होता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से फ्यूज को बनाया जाता है कि मैक्सिमम इससे कितना करंट फ्लो कराया जाएगा। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से सारे सर्किट में सारे इक्विपमेंट में फ्यूज लगाया जाता है। ठीक, अगर उससे ज्यादा करंट उससे फ्लो करेगा, उससे ज्यादा पावर अगर उससे चाहेगा तो ये फ्यूज क्या होता है, वहां पर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद अब वहां से करंट ही पास नहीं करेगा। करंट अगर पास नहीं करेगा तो फिर सारे के सारे जो इक्विपमेंट लगे वो सारे के सारे बच जाते हैं। ठीक है, वो फ्यूज कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। ये दोनों साइड में क्या होता है, मेटल के प्लेट लगे रहते हैं इस टाइप के, ये मेटल के प्लेट होते हैं। और उसके बाद बीचों बीच एक तार लगा होता है, बीचों बीच एक इस तरह का तार लगा रहता है, और ये तार जुड़ा रहता है दोनों साइड में। ठीक है, ये दोनों जुड़ा रहता है एक दूसरे से, दोनों जो मेटल का होता है ना वो इस तरह से जुड़ा रहता है, इस तरह से। ठीक, जुड़ा रहता है। अब अगर इससे करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो अचानक से बीच से ही जल जाता है। जलने के बाद अब यहां से करंट तो फ्लो करेगा नहीं। जैसे देखो ना, अगर ये जल गया, टूट गया यहां से, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर यहां से टूट गया तो करंट फ्लो होगा, यहां से बैटरी तो लगा है लेकिन करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो ये बल्ब सेफ रहेगा। ठीक है, तो फ्यूज हमेशा इसी तरह से लगाया जाता है। यहां से स्विच दिया, अचानक से मान लो करंट बहुत ज्यादा हो गया, ये सबसे पहले कौन उड़ेगा, बल्ब या फ्यूज? पहले फ्यूज उड़ेगा। फ्यूज उड़ गया तो बल्ब बच जाएगा। यहां पर मान लो एसी लगा होता, कंप्यूटर लगा होता, टीवी लगा होता, वो भी बच जाता। इसीलिए किसी भी सर्किट में फ्यूज का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, उसके बाद द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक appliances is connected to the earth by means of earth wire so that the any leakage of electric current in is transferred to the ground। अब अर्थ वायर की बात करते हैं। अर्थ वायर जितने भी होते हैं सारे के सारे इक्विपमेंट्स में लगे रहते हैं। ठीक है, और ये इक्विपमेंट्स में लगे रहने का मेन मकसद ही क्या होता है, जितने भी
एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण से जनरेट हो या एक्सेसिव करंट के कारण से जनरेट हो या फिर वहां पर छोटे छोटे लीकेज के कारण से जनरेट हो, उस सारे के सारे चार्जेस को अर्थ वायर क्या करता है, ग्राउंड कर देता है, जिससे क्या होता है, हमें झटका नहीं लगता है, ना ही वो इक्विपमेंट खराब होता है और जलने से भी बच जाता है। द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ। जैसे मान लो ये मेटालिक बॉडी होता तो ये मेटालिक बॉडी एक अर्थ वायर से कनेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है, जितने भी चार्ज कभी कभी तार चिपक जाता है, इसमें झटका आता, उस झटका से बचाने के लिए क्या करेगा, ये ग्राउंड कर देगा, जिससे वो करंट इसमें आएगा ही नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा आया कि नहीं आया। दिस प्रिवेंट्स एनी इलेक्ट्रिकल शॉक टू द यूजर, दैट इज व्हाई अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज नेसेसरी। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी बचाता है, उसके साथ साथ हमें भी बचाता है। ठीक है, हमें भी बचाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विपमेंट को बचाएगा, हमें भी बचाता है। जैसे देखो यहां पर एक फोटो से समझाया हुआ है, ये यहां से आया, न्यूट्रल वायर आया और ये अर्थ वायर आया। यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसको तुमने टच किया, टच करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, ये ग्राउंड से तो तुम्हारा है, कनेक्शन है, अभी ग्राउंड पे तुम हो, और यहां से तुमने क्या किया, लाइव वायर से तुमने टच किया। अब यहां पर क्या हो, एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट जब कंप्लीट होगा तो तुम्हारे शरीर से ही करंट क्या होगा, दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो शरीर से करंट दौड़ना स्टार्ट हुआ तो तुम्हारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेगा, है? तुम्हारा शरीर गया। फिर वहीं अगर मान लो कि अगर ये अर्थिंग हुआ, यहां से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ा रहता, यहां देखो, यहां पर ये अर्थिंग नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर इसी इक्विपमेंट से एक अर्थिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थिंग जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर तुम छूते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अर्थिंग उससे पहले ही इस करंट को क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, ग्राउंड में डाल रखा है, तब इसको छूने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें झटका नहीं लगेगा। इसीलिए अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में भी तुमने देखा होगा, तुमने नहीं देखा होगा शायद, हो सकता है, तुम अपने पापा से पूछना, क्या पापा अर्थिंग हमारे घर के आसपास, घर के आजू बाजू में लगा है कहीं, तो बताएंगे हाँ अर्थिंग गाड़ा हुआ है। ठीक है, हर जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा हुआ जगह है, सब जगह तुम्हें अर्थिंग देखने को मिलेगा। वैसे हमारे छोटे मोटे जो घर होते हैं, घर में ज्यादा अर्थिंग गाड़ा हुआ नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो अर्थ वायर आता है ना, 3 फेज वाला अर्थ वायर जो आता है, उसी से हमारा काम हो जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े जगह होते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ का ये सिस्टम इतना सारा लगा हुआ है, यहाँ पर अर्थिंग डालना बहुत जरूरी होता है। ठीक, हो गया क्या, हाँ हो गया। फिर अब ये हो गया तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म है, हाँ है, फिजिक्स खत्म। अब रिवीजन, कहां से रिवीजन करना चाहोगे, लाइट से, लाइट से ना, हाँ हाँ, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अच्छा, लेक्चर फिर से स्टार्ट करूं या फिर जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स को पढ़ना चाहोगे? मेरा मन था कि पूरा का पूरा ना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं एक से, हाँ, जिसका छूटा नहीं छूटा रिवीजन हो जाएगा वापस से, और क्वेश्चन उसमें हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, लिखाने वाला कम करेंगे, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से ही थे सारे के सारे लगभग। कुछ बच्चे बाद में आए, वो आराम से नोट्स किसी का लेके लिख लेंगे। इस बार लिखाएंगे थोड़ा कम, समझा दूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। जब क्वेश्चन कराने की बारी आएगी या फिर ज्यादा जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको और अच्छे से समझाते हुए निकल लूंगा। ठीक है, तो कल से इसमें देखो ज्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, तो कल से हम क्या करेंगे, वही रिवीजन स्टार्ट करते हैं लाइट से। ठीक।